हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपकी फ्रेंड वसुंधरा। फ्रेंड्स, आज मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक ऐसी बात समझा पाऊँ, एक ऐसा ट्रिक समझा पाऊँ जिससे आपकी बहुत मदद होगी बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने में और जो आपका अल्टीमेट गोल है उस तक पहुँचने में। फ्रेंड्स, मैं आपसे ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको अपना बैकग्राउंड बताती हूँ। मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की परीक्षा पास करके आज एक क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर हूँ। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, जो देश का टॉप यूनिवर्सिटी है, श्रेष्ठतम यूनिवर्सिटी है, वहाँ से अपनी मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई की है। मैंने एक नहीं दो सब्जेक्ट्स में मास्टर्स किया है। मैंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम एक दो नहीं बल्कि तीन तीन सब्जेक्ट्स में क्वालिफ़ाई किया है। जेएनयू का एंट्रेंस ही क्वालिफ़ाई करना अपने आप में एक मुश्किल काम होता है। मैंने एक बार नहीं दो बार किया है मास्टर्स के लिए, एमफिल पीएचडी के लिए। जेएनयू के अलावा डीयू, इफ्लू, आईआईटीज़, बहुत सारे एंट्रेंसेस मैंने क्रैक किए हैं। इन सब के अलावा भी मैंने सीडीएस, एफकैट, बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई किए हैं। इसलिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद मैं आपको कुछ मार्गदर्शन दे सकती हूँ। फ्रेंड्स, देखिए, मैं आपको एक बात समझाती हूँ। ये आपके साथ ज़रूर हुआ होगा कि जैसे आपका रूम है वो थोड़ा मेसी है, लेकिन आपने सोचा कि चलो मैं अपना स्टडी टेबल ठीक कर लेता हूँ। तो जब आप स्टडी टेबल ठीक करने बैठते हैं तो आपने अपना स्टडी टेबल ठीक कर लिया, अच्छा लगा आपको। फिर आपने क्या किया कि चलो मैं अपने कपड़े भी ठीक कर लेता हूँ, कपड़े भी ठीक कर लिया आपने। फिर आपको लगा अरे शूज़ ऐसे पड़े हुए, मैं शूज़ भी ठीक कर लेती हूँ। फिर आपने देखा कि अरे इतना सब कुछ ठीक कर लिया, बस बेड ही तो ठीक करना बाकी है, मैं बेड भी ठीक कर लेती हूँ। तो जब आपने इतना कुछ कर लिया तो क्या हुआ, आपका रूम साफ़ हो गया। ये हुआ क्या, सेम चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई ढलान है, उस पर गाड़ी चलने लग जाती है, चलते 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 वो एक रफ्तार पकड़ लेती है, एक मोमेंटम पकड़ लेती है। तो होता क्या है कि हम बहुत सारे जब छोटे छोटे अचीवमेंट्स करते चले जाते हैं तो हम एक मोमेंटम पकड़ लेते हैं। यही सेम चीज़ एग्ज़ाम्स के साथ भी होती है। फ्रेंड्स, मैं अगर अपनी बात करूँ तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स, इनमें से जो मैंने आपको बताया, इनमें से बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने एक दो साल में ही क्वालिफ़ाई किया था। नेट जेआरएफ, सिविल सर्विसेज, ये सब एक साथ ही मैंने क्वालिफ़ाई किया था, एक ही वक्त में। और आप खुद ही समझ सकते हैं कि कोई मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी में कितने एग्ज़ाम्स, कितने इंटरव्यू होते हैं, कितने पैनल्स को फेस करना पड़ता है। तो होता क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि जब आप फ़र्ज़ करें कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि आप जितने भी स्टेट सर्विसेज हैं जो आप दे सकते हैं उनके भी एग्ज़ाम आपको देने चाहिए। इसके अलावा जो यूपीएससी से मैच करता हुआ सिलेबस है, यूपीएससी तो बहुत वास्ट होता है, तो आप सीडीएस भी दे पाएंगे, दूसरे भी एग्ज़ाम्स हैं, बैंक के भी एग्ज़ाम्स हैं, आरबीआई के एग्ज़ाम्स हैं, जो भी एग्ज़ाम्स जो उस तैयारी से ही दिए जा सकते हैं या जिसमें थोड़े से एफ़र्ट से ही आप कोई दूसरा एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, तो वो एग्ज़ाम्स आपको ज़रूर देने चाहिए। इससे होता क्या है फ्रेंड्स कि आपको एक तो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है। देखिए, एक मॉक टेस्ट देना, मॉक टेस्ट आप कहाँ देते हैं, अपने जहाँ भी कोचिंग करते हैं, या आप एक जान पहचान के माहौल में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मॉक टेस्ट देते हैं। आपके आसपास भी मोस्टली वही लोग होते हैं जिनको आप जानते हैं। जब आप एक रियल एनवायरनमेंट में कोई एग्ज़ाम देंगे, जैसे यूपीएससी के द्वारा एक कंडक्ट किया गया एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज के अलावा, मान लें आप सीडीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो जो एग्ज़ाम सेंटर होगा उसका जो पूरा प्रोसेस होता है, वो सब आप उस सबसे आप बहुत फेमिलियर हो जाएंगे। तब जब आप यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे तब आपको किसी भी तरह की एंजाइटी, घबराहट नहीं होगी उतनी। जैसे बहुत कुछ पता है फ्रेंड्स, सिर्फ एक एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना हमने कितना पढ़ा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे साथ क्या हुआ था, बहुत पुरानी बात है, मैं जेएनयू के मास्टर्स का एंट्रेंस दे रही थी। उसी वक्त मैंने आई थिंक इफ्लू हैदराबाद का एग्ज़ाम था मेरा, और जहाँ मेरा सेंटर पड़ा था, जो मेरी सीट थी, उस पर इतनी भयानक धूप पड़ी थी कि आपको क्या बताऊँ।
बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। फिर जब मैंने जो एग्ज़ामिनर थे उनसे कहा, तो देखिए मेरा तो कितना वक्त इसमें परेशान होने में ज़ाया हुआ। फिर जब मैंने एग्ज़ामिनर से कहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दूसरे सीट पर कोई नहीं आता है तभी हम आपको शिफ्ट कर सकते हैं, क्या क्या फिर एंड में आपको वहीं जाना पड़ेगा। आप ज़रा सोचिए, ऑलरेडी कोई स्टूडेंट कितना स्ट्रेस्ड होता है एग्ज़ाम को लेके, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। हो सकता है कि कहीं वॉशरूम इतने गंदे होते हैं कि आप वॉशरूम नहीं यूज़ कर पाएंगे, आपको उस स्थिति में ही एग्ज़ाम देना है। तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए, ताकि जब आपका मेन एग्ज़ाम हो और आप उसको बहुत स्मूथली दे पाएँ, तो आपको इस तरह से एग्ज़ाम्स देने चाहिए, रियल टाइम एग्ज़ाम्स। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आपको एक बहुत बड़े जंग पर जाना है, तो आप कितने भी मॉक ड्रिल कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन वो कभी आपको वो एक्सपीरियंस नहीं दे सकता है जो आप छोटी-छोटी, देखिए एक बड़ा जंग तो अपनी जगह है, लेकिन आपको छोटी-छोटी लड़ाई फिर लड़नी चाहिए। अगर आपको एक देश जीतना है तो आपको कुछ स्टेट्स को तो जीतना पड़ेगा ना पहले। उससे आपको बहुत एक्सपीरियंस आता है। इसके अलावा मान लें कि आप बैंक किसी आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपका एसबीआई का पीओ निकल गया, तो ज़रा सोचिए कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको। ये इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे कोई टफ़ एग्ज़ाम होता है, मान ली यूपीएससी एग्ज़ाम में 2 बार 3 बार में नहीं हुआ, तो हमारे परिवार वालों को भी हम पर से भरोसा उठने लग जाता है। लेकिन अगर आपने मान लें किसी ने, कोई मणिपुर का है, उसने एमपीएससी निकाल लिया, तो परिवार वालों को भी भरोसा लगता है कि चलो एमपीएससी निकाल लिया तो ये भी निकाल लेगा। इसके अलावा आपके हाथ में भी बहुत कुछ होता है, तो आप में भी कॉन्फिडेंस रहता है। नहीं तो आप बहुत टैलेंटेड है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लगेगा कि अरे मेरा तो हुआ ही नहीं, 2 अटेम्प्ट निकल गए, मेरा तो हुआ ही नहीं। इसके अलावा मैं ये भी कहती हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया, हम सब ने साथ में किया। हम सब अपनी एमफिल पीएचडी की पढ़ाई करते रहे, हमने पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी। वो भी करते रहे, ये भी करते रहे। मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ फ्रेंड्स कि थोड़ा अपने ऊपर ज़्यादा भार ले लेना ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू कि सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे और कोई एग्ज़ाम भी नहीं दे रहे, कोई पढ़ाई भी नहीं कर रहे। उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है, और 1-2 बार जब क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो घर से भी प्रेशर आने लग जाता है। ये मैं स्पेशली यहाँ पर थोड़ा सा महिलाओं के लिए भी हाईलाइट करना चाहती हूँ। कुछ कहने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स बहुत सारी, जो मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया, इसके अलावा मैंने अपनी एमफिल पीएचडी सब शादी के बाद किया। तो आप समझ सकते हैं, देखिए हमारा जो भारतीय समाज जैसा है, आप घर की ज़िम्मेदारियों से नहीं बच सकती हैं, या फिर जो लड़के भी हैं उनको भी एक एज के बाद उन पर जॉब का बहुत प्रेशर हो जाता है, उनको जॉब के साथ करना पड़ता है। तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जॉब के साथ कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी औरतें होती हैं जिनकी अब शादी हो गई है, लेकिन वो कुछ करना चाहती हैं, तो उनको घर के काम के साथ करना है। तो ऐसे में अगर आपका बहुत ऊंचा कोई लक्ष्य है, तो उस हिसाब से, जैसे आपको आरबीआई में जाना है, तो आप दूसरे बैंक्स के भी एग्ज़ाम दीजिए। जब आप क्वालिफ़ाई करेंगे तो दूसरों को भी आप पर भरोसा होता है, जिससे आपको सपोर्ट भी मिलता है और आपको खुद में भी बहुत कॉन्फिडेंस आता है। और इन सब से क्या होता है फ्रेंड्स, कि एक डोमिनो इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। जब आप एक एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करते हैं तो आपको लगता है मैं ये भी कर सकता हूँ, और ये बिलीव कि मैं कर सकता हूँ, इसकी बदौलत आप कर जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार देखा, मैंने इंग्लिश में जेआरएफ क्वालिफ़ाई किया, जबकि इंग्लिश मेरा कोर सब्जेक्ट नहीं था। मास्टर्स में लिंग्विस्टिक्स मेरा कोर सब्जेक्ट था, लेकिन मैंने इंग्लिश में किया। पता है क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि इंग्लिश में जेआरएफ क्वालिफ़ाई करने से पहले मैं ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट्स में नेट जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर चुकी थी, तो मुझे बस पता था कि मैं तो कर लूँगी। इसके अलावा ये भी होता है कि जब आप एग्ज़ाम्स देने लग जाते हैं ना, रियल टाइम एग्ज़ाम्स, रियल एग्ज़ाम्स, तो ना आपको अपनी बहुत सारी खामियां और खूबियां पता चलने लग जाती हैं। जैसे मैं बताती हूँ कि जब मैं बीपीएससी मेंस लिख रही थी, तो मुझे उस वक्त समझ में आ गया था कि बहुत प्रेशर में भी मैं लिख सकती हूँ। बहुत लोगों को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, लेकिन उस वक्त जब मैंने लिखा एग्ज़ाम, तब मुझे इस बात का भरोसा हो गया कि मैं लिख सकती हूँ, जबकि उसके पहले जब मैं तैयारी कर रही थी मुझे नहीं था खुद पर भरोसा। दूसरी बात, एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहती हूँ इन सब के अलावा, कि आप ये तो ज़रूरी करें कि जो एग्ज़ाम के जिसके लिए आप एम कर रहे हैं उससे रिलेटेड दूसरे एग्ज़ाम्स भी दें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, आप एक डोमिनो इफ़ेक्ट में आ जाएंगे कि एक के बाद एक एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते चले जाएंगे, आप में एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा।
इसके अलावा एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि आपकी जो भी परिस्थिति है, आप उसमें कंसिस्टेंटली अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जैसे मैं समझ सकती हूँ कि कोई किसी को लगेगा कि अरे बाकी लोग तो राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं तो राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रही, मैं तो घर के कामों में उलझी हूँ, मैं तो ऑफिस जाता हूँ। जो भी हो, आप मेंटली तैयारी क्यों नहीं करते हैं? आप दिमाग में अपने आंसर सोचते रहें कि अच्छा इसके बाद ये पॉइंट, इसके बाद ये पॉइंट, मैं ऐसे लिखूँगा, वैसे लिखूँगा। बहुत सारे अगर आप टॉपर्स की बात सुने तो वो ये आपको बताते हैं कि उन्होंने मेंटली बहुत तैयारी की। मेंटली वो सोचते रहते थे इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। मतलब आपको कंसिस्टेंटली लगे रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। थोड़ी डीप बात है, लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए इसने मुझे बहुत हेल्प किया, और मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को जानती हूँ जिन्होंने इसी तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई। हम सब जेएनयू में साथ में पढ़ते थे, साथ में तैयारी करते थे, और अपना एमफिल पीएचडी का काम करते करते हमने तैयारी की। यकीन माने ये बहुत कारगर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू कि आपने अंत तक सुना। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो कुछ और इसमें अगर आपको ऐड करने की ज़रूरत लगती है जिससे दूसरे लोगों की मदद हो तो आप ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। आप दूसरे वीडियोज़ भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।